जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान अजूर पैलेस की लेडी किंगी से मिलने पहुंच गया, मगर ये बंदी एक इमॉर्टल थी, तो जियांग खान चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं पर किंगी जियांग खान की सिस्टर लियार को वापिस भेजने के लिए मना करती है। सो जियांग खान के पास अब बस एक ही रास्ता था, जो कि है पावरफुल बनना, तभी जाकर वो अजूर पैलेस को हरा पाएगा। यहाँ पर वो बाइलियो की फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करता है, जहाँ की सेक्ट लीडर ने तो उसे एक्सेप्ट कर लिया, मगर ग्रैंड एल्डर लू इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जियांग खान को भगाने के लिए उसके साथ फाइट की। हालांकि जियांग खान उन्हें तगड़ी टक्कर देता है, जिसके चलते ग्रैंड एल्डर को वहाँ से वापस जाना पड़ा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती, जहाँ पर जियांग खान के सामने दोबारा से ग्रैंड एल्डर पहुंच चुके थे। वो कहते, लड़के थोड़ी देर पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं तेरी खाल कल उधेड़ूंगा, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं अभी इसी वक्त तेरी चटनी बना दूंगा। इतना कहते साथ ही उस मास्टर ने जियांग खान पर अटैक कर दिया, मगर जियांग खान तो वहाँ से गायब होकर तुरंत ही बाहर आ चुका, तो मास्टर भी बाहर आकर तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। अब इन दोनों में हमें एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिला, जिसमें जियांग खान काफी पीछे घसीटा गया। तब तक ग्रैंड एल्डर हवा में फ्लोट करते हुए सीधे जियांग खान पर जंप लगा चुके, लेकिन इस बार उनका अटैक जियांग खान पर ना होकर एक कढ़ाई पर हुआ था। दरअसल वहाँ पर इमॉर्टल फ्लाइंग सेक्ट के 2 डिसाइपल्स पहुंच चुके थे, तो ग्रैंड एल्डर उन्हें बताने लगे कि देखो, फिलहाल मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में बिजी हूँ, इसलिए मुझे बेवजह डिस्टर्ब मत करो। मगर उस बंदी ने तो उस आयरन पॉट को सीधे उनकी पीठ पर टांग दिया। वो कहती है कि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इस बंदे ने हमारे सेक्ट को अभी अभी ज्वाइन किया है और आप उसे यहाँ से भगाने की हर एक पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं। ना, आपकी हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जिसके बाद जियांग खान से कहने लगी कि मेरा नाम लूजी है, तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पर जियांग खान उस बंदी को अपने इतने करीब देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो हेजिटेट करते हुए अपना नाम बता देता है, जो सुनते साथ ही उस बंदी ने तुझसे और सवाल पूछना शुरू कर दिए, जैसे कि तुम कितने साल के हो, तुम कहाँ से बिलोंग करते, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, और क्या तुम्हारी शादी हो चुकी, अगर शादी नहीं हुई तो ये भी बता दो तुम्हें कौन से टाइप की लड़की चाहिए। उसके इतने सारे सवाल सुनकर जवाब तो छोड़ो, जियांग खान सवालों को ही भूल गया। वहीं पर टियान्यू कह रही थी, बाप रे बाप, ये बंदी कितने सारे सवाल पूछती। अब लूजी की सारी हरकतें देखकर ग्रैंड एल्डर उसे जियांग खान से दूर रहने की सलाह देने लगे। वो कहते हैं कि ये बंदा मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इससे दूर रहो। हालांकि लूजी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो कहती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई कि कुछ ही सालों में लोग मुझे बुढ़ी बोलना शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक मैं अनमैरिड हूँ। आपको तो मेरी शादी की जरा भी चिंता नहीं, लेकिन अब मैं सिंगल रहना नहीं चाहती। उतने में जियांग खान के बाकी के दोस्त डिनर फिनिश करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लांग कह रहा था कि भले ही एल्डर लोग गुस्से वाले हैं, मगर उनके हाथ का बना हुआ खाना काफी ज्यादा डिलीशियस था। तभी वो देखता है कि जियांग खान और एल्डर लू तो उसके सामने हैं। बाइलियो कहने लगा कि शायद एल्डर लू ने डिनर इसलिए मिस किया ताकि वो जियांग खान से मिल पाए, तो टियान्यू तुरंत ही जाकर उसे सारी कहानी बता देती है। वो कहने लगी कि इस बुढ़े को तुम बिल्कुल सीधा मत समझना, ये काफी ज्यादा चालाक है। जब तुम लोग डिनर कर रहे थे उसी वक्त इस बंदे ने हमारे रूम में घुसकर हम पर अटैक कर दिया। जो सुनते साथ एल्डर लू जियांग खान से कहने लगे कि अब मैं तुम पर अपने जरा भी एफर्ट जाया नहीं करना चाहता, अगर तुम जरा भी समझदार हो तो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, वरना तो अगली बार कोई भी तुम्हें मुझसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जियांग खान को धमकी देकर एल्डर लू वहाँ से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद लूजी बता रही थी कि इस बुढ़े की बातों पर जरा भी भरोसा मत करना, ये तो बस उस भौंकने वाले कुत्ते जैसे हैं जो काटते बिल्कुल नहीं। अगर वो तुम्हें वाकई खत्म करना चाहते तो ये काम कब का ही हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं पर बाइलियो कह रहा था कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम सबकी मुलाकात हो गई, तो क्यों ना मैं इन नए लोगों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊं। जिसके बाद जियांग खान, लांग और जियान के बारे में लूजी को बताने लगा। लूजी तो इन तीनों से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। और वहीं पर हम एक और डिसाइपल को देख पाते हैं जिसका नाम था लॉन्गयू। बाइलियो बता रहा था कि लॉन्गयू काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वो सिर्फ 12 साल का होने के बावजूद भी उसने रीइंकार्नेशन realm के 2nd लेवल को अचीव कर लिया। जो सुनते साथ ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। बाइलियो कह रहा था कि चलो ये तुम्हारे फेलो डिसाइपल्स है तो इनसे हाय हेलो करो, मगर लॉन्ग तो इन सबको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। इनफैक्ट वो तेवर दिखाते हुए लूजी के पास चला गया। अब यहाँ पर लांग बाइलियो से कह रहा था कि चलो इन दोनों से तो हमने मिल लिया, तो क्या तुम हमें बाकी के डिसाइपल्स के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे
जिस पर बाइलियो बता रहा था कि हमारे तीनों के अलावा यहाँ पर और कोई है भी नहीं। अब ये सुनकर लांग को तो बहुत बड़ा झटका लग गया। वहीं पर लूजी कह रही थी कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट के पास बस 3 ही डिसाइपल थे और अब तुम 3 आने के बाद हम 6 हो गए। जिस पर टियानियो कह रही थी कि मुर्गियों के पास भी ज्यादा बच्चे होते हैं और तुम तो सिर्फ 3 हो, इतना बड़ा सेक्ट होकर भी बस 3 डिसाइपल, अरे अरे तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। वहीं पर लांग भी मायूस होकर बाइलियो से कहने लगा कि जहाँ तक मुझे याद है इस सेक्ट में लगभग 10,000 से भी ज्यादा डिसाइपल हुआ करते थे, तो आखिर वो इतने सारे डिसाइपल्स कहाँ चले गए। जिस पर बाइलियो कह रहा था कि उस बात को एक जमाना बीत गया, पहले तो हमारा सेक्ट काफी ज्यादा मैसिव हुआ करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यहाँ पर बाइलियो ने उन डिसाइपल्स की वैनिश होने की असली वजह नहीं बताई थी। वो कह रहा था कि सेक्ट लीडर को मिलाकर हम 13 लोग हो चुके हैं, तो हम सब लोग मिलकर सेक्ट के सारे कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई खाना पकाएगा, कोई पानी भरेगा, तो कोई साफ सफाई करेगा। ये सब सुनकर तो टियानियो के होश ही उड़ गए। वो कह रही थी कि लोग सेक्ट ज्वाइन इसलिए करते हैं ताकि वो अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाए, मगर यहाँ पर तो हमें घर के सारे काम करने पड़ेंगे। ना मुझे तो कुछ भी नहीं आता। वहीं पर बाइली और लूजी को किचन को साफ करने का काम देता है, तो बंदी तुरंत ही अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए रवाना हो गई। अब लांग तो था 1 नंबर का आलसी। वो बाइलियो से कहने लगा कि बड़े भाई हमने तो अभी अभी सेक्ट को ज्वाइन किया है, तो क्यों ना कुछ दिनों तक तुम हमारी मेहमान नवाजी करो। मगर बाइलियो ने तो उसे और जियान को लकड़ियाँ जमा करने का काम दिया। वहीं पर जियांगहान और टियानियो को पानी भरना था। और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर जियांगहान पानी भरने के लिए एक लेक पर पहुंच चुका था। तभी टियानियो से कहती है जियांगहान, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। पहला तो यहाँ पर 10,000 डिसाइपल्स हुआ करते थे और फिर अचानक से वो सारे लोग वैनिश हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट के कई सारे दुश्मन होंगे और उन्होंने उन सारे डिसाइपल्स का खात्मा कर दिया। सच बताओ तो मुझे अब यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रहा। जिस पर जियांगहान कह रहा था कि मेरे पास एंशिएंट बीस्ट कोल्ड्रन है, ये बात पूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में फैल चुकी, यानी कि ढेर सारे लोग मुझे मारने की फिराक में होंगे। बस कुछ ही दिनों में वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अगर सच बताओ तो हम यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं, बस यहाँ के लोग ही हमारे साथ सेफ नहीं रहेंगे। तो टियानी उससे कहने लगी कि वो ग्रैंड मास्टर लो भी तुम्हें भगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। शायद उसे ये बात पता होगी कि तुम्हारे पास हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन है और वो अपने सेक्ट पर कोई भी मुसीबत लाना नहीं चाहता। मेरे ख्याल से वो बंदा ये भी जानता होगा कि तुम अज़ुर पैलेस के दुश्मन हो और यही वजह है कि वो बंदा किसी भी कीमत पर तुम्हें यहाँ से भगाना चाहता। जिस पर जियांगहान कहता है कि मुझे उनके साथ बात करनी पड़ेगी, अगर मैं उन्हें कन्विंस कर पाया तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। और अब उसने जैसे ही पानी को फेंच किया तुरंत ही उसके बकेट पर अटैक हो जाता है। दरअसल एक मास्क पहना हुआ बंदा उस पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। उसने वहां आते ही जियांगहान पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, लेकिन जियांगहान बड़ी तेजी के साथ उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते साथ ही वो बंदा उस पर क्लोज अटैक करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुका था, मगर वो जियांगहान को छू भी पाई इससे पहले जियांगहान ने अपने ब्लेड से वार करते हुए उस बंदे का काम तमाम कर दिया। अब जियांगहान ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि इस असासिन को यहाँ पर किसने भेजा। उसी वक्त उन्हें लांग के चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जो सुनते साथ ही जियांगहान समझ गया था कि शायद उसके दोस्तों की जान खतरे में है। दरअसल दूसरी तरफ लांग और जियान पर भी हमले होना शुरू हो चुके थे। उन पर फायरबॉल की मुसलसल बारिश होने लगी। यहाँ पर लांग ने तो अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी और वहीं पर जियान उन फायरबॉल्स को डिस्ट्रॉय करने लगी। दरअसल वहाँ पर एक फिनिक्स बर्ड इन पर फायर से अटैक कर रहा था और ये स्पिरिचुअल बर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि जियान चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। साथ ही साथ लांग उसे बताने लगा कि ये हेवनली रैंकिंग का डिमोनिक बीस्ट है, अगर हम अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी इसे हरा नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से हमने इसके साथ फाइट करने की बजाय यहाँ से भागना चाहिए। वहीं पर हम एक मास्क पहने हुए असासिन को देख पाते हैं जो चुपके से इन पर नजर रखे हुए था। उसे तो बस सही वक्त का इंतजार है, जैसे उसे मौका मिलेगा वो तुरंत ही इन पर अटैक कर देगा। उतने में वो फायर फिनिक्स इन दोनों को खत्म करने के लिए काफी तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर जियान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस डिमोनिक बीस्ट के अटैक को काउंटर कैसे करेगी। अब इससे पहले कि वो फायर फिनिक्स इन दोनों पर अटैक कर पाए, वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग हेवनली प्रेशर रिलीज होने लगा। साथ ही वहाँ पर एक जोरदार
जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। दरअसल जियांग खान अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच चुका था। वहीं पर टियानियो जियांग खान को बता रही थी कि हेवनली बीस्ट कोल्डरन पर लगभग 27 डिमोनिक बीस्ट को इम्प्रिंट किया गया था और ये फिनिक्स बर्ड उन्हीं में से एक है। मेरे ख्याल से तुमने जल्दी से इसका ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब करना चाहिए, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन इम्प्रूव हो जाएगी। मगर उतने में उस फायर फिनिक्स ने तुरंत ही अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर दिया। दरअसल यहाँ पर तो वो बस घायल होने का नाटक कर रहा था, तो जियांग खान भी उस पर एक और अटैक करते हुए तुरंत ही अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। साथ ही साथ वो फायर फिनिक्स भी अचानक से ही डिसअपियर हो गया। मगर जियांग खान को पता था कि ये फिनिक्स दोबारा से अटैक जरूर करेगा, इसलिए अपने दोस्तों से कहने लगा कि हम सभी को अब चौकन्ना रहना पड़ेगा। और उतने में वो फायर फिनिक्स दोबारा से उनके सामने आ जाता है। उसने आते ही अपनी बहुत ही खतरनाक एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। दरअसल वो फायर फिनिक्स इन पर अपना डोमिनेंस साबित करना चाहता था और वो एंशिएंट एरा से होने की वजह से उसके लिए काफी हद तक पॉसिबल भी हुआ। और अब यहाँ पर उसने अपने कई सारे फायरबॉल बनाते हुए सीधे इन लोगों पर अटैक कर दिया। वहीं पर जियांग खान अपनी पावर्स का यूज करते हुए उनके आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेता है, जिसके चलते वो सभी फायरबॉल्स उस शील्ड पर आकर डिस्ट्रॉय होने लगे। यहाँ पर लांग और जियान तो चाहकर भी जियांग खान की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर जियांग खान भी समझ चुका था कि इस डिमोनिक बीस्ट को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए उसने फटाफट से अपने बर्जर्क मोड को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही जियांग खान की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जियांग खान इस टेक्निक का यूज तब करता है जब उसका अपोनेंट उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो। और अब वो अपनी ब्लेड को स्पिन करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट से कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम्हें गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है, तो अब मैं तुम्हें तब तक एंटरटेन करूंगा जब तक कि तुम मारे ना जाओ। बस थोड़ी देर में तुम्हें ये बात पता चल जाएगी कि तुमने एक गलत बंदे से पंगे लिए। और इतना कहते साथ ही जियांग खान ने टाइगर रोर्स इन द माउंटेन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। और अब जियांग खान ने अपनी मूव का यूज करते हुए तुरंत ही उस टाइगर पर अटैक कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो चुका था। जियांग खान को पूरी उम्मीद थी कि इस अटैक में वो फिनिक्स मारा जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये 5वीं रैंकिंग वाला एक हेवनली डिमोनिक बीस्ट था, तो इसे खत्म करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी दरमियान वो डिमोनिक बीस्ट जियांग खान पर अपनी एनर्जी से हमला कर देता है। तो अब यहाँ पर जियांग खान ने अपने शैडो डीमन को समन कर लिया। जियांग खान का शैडो डीमन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो हेवनली रैंकिंग के किसी भी कल्टीवेटर को मार सकता है, तो उसने बड़ी आसानी के साथ अपनी एक ही स्ट्राइक में उस फिनिक्स को घायल कर दिया। शैडो डीमन की एक ही स्ट्राइक के चलते वो बीस्ट बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, जिसके चलते वो फिनिक्स नीचे की तरफ गिरने लगा। मगर इसी मौके का फायदा उठाते हुए जियांग खान उस पर एक और हमला कर देता है और फाइनली उस डिमोनिक बीस्ट का किस्सा वहीं पर खत्म हो गया। उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर वहाँ पर एक जेड डिस्क फॉर्म हो चुकी थी। तो टियानियो तुरंत ही वो डिस्क लेकर जियांग खान के पास पहुंच गई। वो जियांग खान को बता रही थी कि तुम्हें इस जेड डिस्क की पावर को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करना होगा। और अब हमें जियांग खान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी प्रिमोर्डियल स्पिरिट काफी तेजी के साथ ग्लो होने लगी। उसने उस फायर फिनिक्स की पावर को रिफाइन करके अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर दिया, यानी कि अब जियांग खान की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी। यहाँ पर हमें जियांग खान की कल्टीवेशन रॉल्म शो की जाती है। इतना ही नहीं, उसके पास तो फिनिक्स के विंग्स भी आ चुके थे, यानी कि आगे चलकर जियांग खान फायर बॉल को भी क्रिएट कर पाएगा। वो टियानियो को बताने लगा कि मैं माउंटेन सी रॉल्म की तीसरी लेवल पर पहुंच चुका हूँ। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस रॉल्म पर पहुंचना इतना ज्यादा आसान हो जाएगा। वाकई वो डिमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, उसके साथ मुकाबला करके मेरा भी फायदा हो गया। मेरे ख्याल से मैं फायर एलिमेंट को काफी इजीली हैंडल कर पाऊंगा। साथ ही टियानियो उसे बताने लगी कि हमें एंशिएंट बीस्ट कोल्डरन पर मौजूद सभी डिमोनिक बीस्ट के ब्लड एसेंस को हासिल करना होगा। अगर तुम उन सभी 27 बीस्ट के एसेंस को जमा कर पाओ तो तुम्हें इनविंसिबल बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। साथ ही साथ तुम्हारी कल्टीवेशन भी रीइंकार्नेशन रॉल्म पर पहुंच जाएंगी, यानी कि तुम्हें आसानी से खत्म भी नहीं किया जा सकता। वहीं पर जियान और लांग तो जियांग खान के लिए काफी ज्यादा परेशान थे, तो जियांग खान उन्हें बताने लगा कि तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। और उतनी में वो छुपा हुआ असासिन उनके सामने आ जाता है। यहाँ पर उस बंदे ने जियांग खान को खत्म करने के लिए सीधे हवा में छलांग लगा दी थी, लेकिन जियांग खान ने अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर निपटा दिया। उस बंदे के अपीयरेंस और उसके मास्क को देखकर ही लांग समझ गया था कि ये तो डेथ गॉड माउंटेन का असासिन है। तो जियांग खान को बताने लगा कि इसी डेथ गॉड माउंटेन के लोगों ने हमारी फ्लाइंग कैरेज पर भी हमला किया था। अब जियांग खान को डर था कि कहीं उसकी टीम पर और अटैक ना हो जाए, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जियांग खान को अभी से तैयार रहना पड़ेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।